नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के बेहद खास कार्यक्रम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। गाजीपुर में यूपी की योगी आदित्यनाथ की सरकार की नो एंट्री की जो अभेद्य किला था उसे राहुल गांधी भेद नहीं पाए, वो संभल जाने में सफल नहीं हो पाए। उत्तर प्रदेश के संभल में 24 नवंबर को भड़की हिंसा के मामले पर राजनीति लगातार गरमाई हुई। उत्तर प्रदेश में संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हुई हिंसा को तो प्रशासन ने संभाल लिया, लेकिन संभल पर जारी सियासत को प्रशासन संभालने में प्रशासन के पसीने छूट गए। संभल में कड़ी सुरक्षा के बीच शांति कायम है, आम जनजीवन सुचारू रूप से शुरू हो गया है, लेकिन सियासी पार्टियां वहां के मुद्दे को लेकर सक्रिय। पहले समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल वहां जाना चाहता था, फिर उन्हें समझाया गया। फिर कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल प्रशासन जाना चाहता था, उन्हें भी रोका गया। वहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी संविधान और अपने अधिकार की दुहाई देते रहे, लेकिन पुलिस उन्हें जाने की इजाजत नहीं दी। राहुल ने 4 सदस्यों के संभल जाने की इजाजत मांगी थी, इसे भी मंजूरी नहीं मिली। उन्होंने यह भी कहा कि वो यूपी पुलिस के साथ अकेले चले जाएंगे, लेकिन यह भी करने के लिए पुलिस तैयार नहीं। ऐसे में राहुल गांधी ने संविधान की कॉपी दिखाते हुए कहा कि संभल जाने से रोकना लोकतंत्र के खिलाफ है, हम संभल जाकर देखना चाहते हैं कि वहां क्या हुआ। हालांकि उन्हें इतनी जद्दोजहद के बाद भी वापस यू टर्न लेना पड़ा। तो वहीं प्रशासन कई बार यह समझा चुका है कि 10 दिसंबर तक संभल में बाहरी लोगों की एंट्री पर रोक लगा है। इसके बावजूद विपक्षी पार्टियां सब्र करने को तैयार नहीं। संभल हिंसा पर पाकिस्तान का भी कनेक्शन अब सामने आ चुका है, जिसको लेकर पुलिस अब नए नए एंगल से जांच कर रही है। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। मैंने कहा है कि मैं अकेला जाने को तैयार हूं, पुलिस के साथ जाने को तैयार हूं, मगर उन्होंने वो भी बात एक्सेप्ट नहीं की। और अब कह रहे हैं कि कुछ दिनों में अगर हम वापस आएंगे तो फिर वो हमें जाने देंगे। ये एक्चुअली जो एलओपी के अधिकार हैं उसके खिलाफ है, मुझे अलाउ करना चाहिए। अधिक प्रेरित थी जो इंडी गठबंधन के भिन्न भिन्न दलों में अपने उस कोर वोटर को अपने कब्जे में रखने की छटपटाहट से प्रेरित है। वो मूल वोट जिस कारण से इंडी गठबंधन एक हुआ है, उस पे कब्जे की ये छटपटाहट। आज बहुत अफसोस की बात यह है कि एलओपी साहब संभल जा रहे थे, उनको रोका गया। ये सरासर बर्दाश्त नहीं है सर। ये मोहब्बत के लिए गए थे सर, पीसफुल हाउस चल रहा है, जायजा लेने के लिए गए थे सर, उनको रोकना जायज नहीं है। बाहर क्या कर रहे हैं, इसका रोकना जायज नहीं है। एलओपी को हाउस में रहना चाहिए, जायज नहीं है। वो जायजा लेने गए थे, डॉक्टर प्रशांत यादव बहाल करने गए थे। पहले समाजवादी पार्टी की ड्रामेबाजी चलती रही। पहले उन्हीं की पार्टी के विधायक सांसद निर्दोष लोगों को मरवाने का काम करते हैं और फिर प्रतिनिधिमंडल भेजने का काम करते हैं, फिर उनको सहायता देने की काम करते हैं। और अब कांग्रेस के नेता और प्रतिपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस ही अपना नौटंकी शुरू कर दिए हैं। उनको सबको लगता है कि सब संभल चले जाएंगे तो उनको मुक्ति मिल जाएगी। मैं आपको बता रहा हूं, सपा हो चाहे कांग्रेस हो, ये दोनों को इसका बहुत खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जैसे श्री अखिलेश यादव जी यूपी में जो हार का जख्म लगा है उससे सह नहीं पा रहे हैं, वैसे श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी हरियाणा से लेकर के महाराष्ट्र तक में जो हार का गहरा घाव लगा है उसे वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, उससे ध्यान बांटने के लिए इस प्रकार के काम कर रहे हैं। सरकार किसी को नहीं जाने दे रही है, प्रशासन किसी को नहीं जाने दे रहा है। आखिरकार ये सोचने की बात है क्यों नहीं जाने दे रहे। जिन लोगों ने पूरे चुनाव में बेईमानी की, जिन्होंने वोट नहीं डालने दिया और खासकर चिन्हित कर करके उन बूथों को पुलिस प्रशासन सख्ती से लगा दिया कि वोट डालने ना आए, तो जब वोट डालने नहीं दिया और बेईमानी से चुनाव जीत लिया, उसलिए जानबूझ करके उसको छिपाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में तुष्टीकरण का चैंपियन कौन है, इस बात की प्रतिस्पर्धा चल रही है।
राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच में। सबको पता है कि किस तरीके से राजनीतिक साजिश के तहत संभल में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कुछ लोगों ने हिंसा कराई। हिंसा के सबूत हैं, वहां पाकिस्तान के खोखे मिल रहे हैं। इसके बावजूद केवल और केवल तुष्टीकरण करने के लिए, वोट बैंक की राजनीति करने के लिए राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा वहां जाना चाहती हैं। अभी बहराइच में राम गोपाल मिश्रा की नृशंस हत्या हुई थी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तब कहां थी? जो ये वोटों की राजनीति सपा कांग्रेस जैसे दल कर रहे हैं, ये जनता ये समझ रही है। तमाम कांग्रेस के सांसद और कार्यकर्ता संभल जाना चाहते थे और राहुल जी ने तो ये तक कहा कि भारतीय संस्कृति में शोक संतप्त परिवारों से मिलने पर कोई रोक नहीं है। वो प्रशासन की गाड़ी में अकेले बैठकर जाने को तैयार थे। डीजीपी तक से बात हुई और उसके बाद भी यूपी का पुलिस और प्रशासन उनको रोक रहा है। तो जरूर मन में ये सवाल उठता है कि ऐसा कौन सा सच है जिसको छुपाया जा रहा है। देखिए, जो संभल में हुआ है वो गलत है। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके संवैधानिक अधिकार होते हैं, वो बाकी लोगों से अलग होते हैं, उनको रोका नहीं जा सकता इस तरह से। उनका संवैधानिक पद है, संवैधानिक अधिकार है कि उनको अलाउ किया जाए कि वो पीड़ितों से मिलने जाएं। तो संभल का विवाद अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूरी तरीके से राजनीति हो रही है और इसमें अब यह कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ की पुलिस जानबूझकर नेता विपक्ष को अंदर जाने नहीं दे रही है, क्योंकि फिर पोल खुल जाएगी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन उग्र हो सकता है। अलीगढ़ पुलिस ने बुधवार शाम को भारतीय किसान यूनियन यानी बीकेयू के नेता राकेश टिकैत को हिरासत में ले लिया। तो किसान नेताओं की बैठक लेने नोएडा जा रहे थे, तभी पुलिस ने यमुना एक्सप्रेसवे पर टिकैत और उनके साथियों को जबरन बस में बैठाकर टप्पल थाने ले गई। पुलिस ने राकेश टिकैत को हिरासत में लिए जाने की पुष्टि की है। साथ ही ये भी स्पष्ट किया कि उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई है। राकेश टिकैत ने बताया कि किसानों को नोएडा जाने से रोका जा रहा है, लेकिन ये ज्यादा दिन हिरासत में नहीं रख पाएंगे। हमें थाने में बंद रखा तो किसान सड़क पर उतर आएंगे। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। गोरखपुर में स्तरीय खेल प्रतियोगिता के शुभारंभ हो चुका है और प्रतियोगिता का, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि खेल की गतिविधियों को ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, विकासखंड और विधानसभा स्तर तक बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार सांसद खेल स्पर्धा की तर्ज पर विधायक खेल स्पर्धा को प्रोत्साहित करेगी। सुनिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। जो प्रतियोगिता पिछले कई वर्षों से यहां पर आज जो उपलब्ध हो रही है, जो ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ जी महाराज, जो न केवल जिनका सार्वजनिक जीवन देश और धर्म के लिए समर्पित था, उतना ही उनका खेल और खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए उनके द्वारा इस क्षेत्र में लगातार प्रयास किए गए। और आज मुझे प्रसन्नता है कि 1 दिसंबर से 4 दिसंबर के बीच देश भर से आए हुए खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और 12 टीमों ने भाग लेकर के देश भर की प्रतिष्ठित 12 टीमों ने इसमें भाग लिया, जिसमें 190 खिलाड़ी और ऑफिशियल्स इसमें भाग लिए। उन्होंने इसमें स्थान प्राप्त किया और प्रतियोगिता में आज जब विजेता टीम यहां पर विजेता टीम है, उन्हें 2 लाख रुपए, उप विजेता टीम को 1 लाख रुपए और सेमीफाइनल में दोनों टीमों को 50-50 हजार रुपए की राशि यहां पर उपलब्ध करवाने की कार्रवाई यहां पर आज उपलब्ध करवाई जा रही है। मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश ने देश को अनेक कबड्डी के क्षेत्र में प्रतिष्ठित खिलाड़ी उपलब्ध करवाए हैं। इनमें श्री संजीव कुमार को, श्री ब्रजेंद्र कुमार को, श्री यशपाल सिंह को, श्री पदमवीर सिंह को, श्री राजेश कुमार सिंह को, श्री धर्मवीर सिंह को, योगराज सिंह को, श्री किरणपाल सिंह, श्री जितेंद्र कुमार सरगम, श्री राहुल चौधरी, श्री नितिन तोमर, यानी ये सभी ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने अपने जज्बे से इस खेल को एक नई ऊंचाई प्रदान की। और कबड्डी एक ऐसा खेल है, वह केवल
उसमें ताकत ही नहीं लगानी है, बल्कि उतनी ही उसमें अलर्टनेस भी होनी चाहिए, उतनी स्फूर्ति भी होनी चाहिए। और मुझे लगता है कई बहुत कुछ प्रेरणा इसमें टीम वर्क का भी होता है, खिलाड़ी की स्वयं की स्फूर्ति पर भी निर्भर करता है। वास्तव में खेल हम सबको न केवल खिलने के लिए बल्कि फलने और आगे बढ़ने के लिए भी एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। याद रखना, प्रधानमंत्री जी ने यही बात कही थी कि जो खेलेगा वही खिलेगा और जो खेलेगा वही फलेगा भी और वही बढ़ेगा भी। और इसी को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने देश के अंदर अनेक खेल कार्यक्रमों को आयोजित और उसके प्रोत्साहन के लिए कार्यक्रम चलाए। खेलो इंडिया खेलो का कार्यक्रम रहा हो, फिट इंडिया मूवमेंट का कार्यक्रम रहा हो, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता का कार्यक्रम हो, या फिर हर जनपद स्तर पर साई के सेंटर स्थापित करके स्पोर्ट्स से जुड़े हुए भारत सरकार के सेंटर स्थापित करके खेल और खेल गतिविधियों को आगे बढ़ाने, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए किए जाने वाले कार्यक्रम जहां पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़े हैं, वहीं राज्य के अंदर भी खेल और खिलाड़ियों के लिए खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए उसके बुनियादी आधारभूत सुविधाओं के लिए खेल का मैदान, मिनी स्टेडियम, स्टेडियम और आज की वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप इंफ्रास्ट्रक्चर दे सके, इसके लिए कार्यक्रम युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहे हैं। खेल विभाग हो या युवा कल्याण विभाग, निजी खेल संस्थाएं हो, उन सभी को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश खेल विभाग गांव से लेकर के प्रदेश स्तर तक के इन प्रत्येक खेल की प्रतियोगिता को आगे बढ़ाने के लिए अब ग्रामीण लीग खेल प्रतियोगिता को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। हम विधानसभा स्तर पर विधायक खेलकूद प्रतियोगिता को भी प्रोत्साहित करेंगे। मैं सभी मान्य विधायकों से इस बात का आह्वान करूंगा कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर अलग अलग खेलों से जुड़े हुए खिलाड़ियों के लिए प्रतियोगिता का आयोजन करें। ग्राम पंचायत स्तर पर, न्याय पंचायत स्तर पर, ब्लॉक खंड स्तर पर, विधानसभा स्तर पर, और फिर वही जब जनपद स्तर पर हो वही सांसद खेलकूद प्रतियोगिता में परिवर्तित हो जाए। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। कांग्रेस कोटे के मंत्रियों का नाम तय करने के लिए मंगलवार को दिल्ली में मैराथन बैठक के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ ही वरिष्ठ नेताओं से कांग्रेस कोटे के 4 मंत्री सदस्यों का नाम पर अब मुहर लगा दी गई है। प्रदेश के प्रभारी गुलाम मीर अहमद ने आज बंद लिफाफे के साथ वो रांची पहुंचे। यहाँ पर यह संभावना जा रही है कि इस बार कांग्रेस विधायक दल का नेता वरिष्ठ विधायक को यह पद सौंपा जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। तारीख तय है, स्टेज सज चुका है, माहौल बन चुका है, मंत्रियों के नाम फाइनल हो चुके हैं। अब इंतजार है तो बस शपथ समारोह का। जी हां, झारखंड की हेमंत सरकार में कैबिनेट विस्तार की तारीख तय हो गई है। 5 दिसंबर को मंत्रिमंडल के नए सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी और इससे पहले 28 नवंबर को हेमंत सोरेन ने झारखंड में चौथी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। बता दें कि 6+4+1 वाले फॉर्मूले के तहत हेमंत सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें जेएमएम के 6, कांग्रेस के 4 और आरजेडी के 1 मंत्री का नाम फाइनल हुआ है। और इसी फॉर्मूले पर जेएमएम प्लस गठबंधन दल ने ग्रीन सिग्नल भी दे दिया है। इसमें जेएमएम के 6 विधायकों के मंत्रिमंडल में शामिल होने की बात कही जा रही है। उसमें मथुरा प्रसाद महतो, दीपक बिरुआ, रामदास सोरेन, लुइस सोरेन, अनंत प्रताप देव और हफीजुल हसन का नाम शामिल है।
तो वहीं कांग्रेस कोटे से जिन नेताओं के नाम की चर्चा है उसमें रामेश्वर उरांव, इरफान अंसारी, दीपिका पांडे सिंह, कुमार जयमंगल, प्रदीप यादव, श्वेता सिंह, नमन विक्सल कोगांडी और शिल्पा ने ही तिर्की का नाम प्रमुख रूप से सामने आ रहा है। हालांकि इन सभी नामों में मौका तो किसी चार को ही मिलेगा। तो वहीं आरजेडी की बात की जाए तो देवघर के विधायक सुरेश पासवान को मंत्री बनाए जाने की चर्चा है, लेकिन दिल्ली से जो बंद लिफाफा मंत्रियों के नाम का आया है उस लिफाफे को तो हेमंत सोरेन ही खोलेंगे। अब अगर सब कुछ प्लान के तहत हुआ तो कल हेमंत सरकार की कैबिनेट का गठन हो जाएगा, लेकिन मंत्रिमंडल में शामिल इन नेताओं के नाम से एक बात तो बिल्कुल साफ है कि इस नई सरकार के कैबिनेट में न सिर्फ अनुभवी, ऊर्जावान और समावेशी प्रतिनिधित्व वाली सरकार बनाने की कोशिश है, बल्कि इस बार कैबिनेट में युवा, महिला और किसान वर्ग का भी खास ख्याल रखा गया है। उसमें सभी वर्ग, जाति समूह का खास प्रतिनिधित्व देखने को मिलेगा। तो अब देखना यह है कि जिस रणनीति के तहत हेमंत सोरेन अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करना चाह रहे हैं या करने जा रहे हैं, वो राज्य के लिए कितना कारगर साबित होता है। मेरी रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आने के 12 दिन बाद आखिरकार तय हो गया कि नया मुख्यमंत्री कौन होगा। देवेंद्र फडणवीस गुरुवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बीजेपी की विधायक दल की बैठक में बुधवार को देवेंद्र फडणवीस को विधायक दल का नेता चुना गया। तीसरी बार महाराष्ट्र के सीएम बनने जा रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। उन्होंने 2006 में एक बार नागपुर के कपड़े की दुकान अंबिका मेंस के लिए मॉडलिंग भी की है। शहर में उनकी तस्वीरों के साथ होर्डिंग्स भी लगे। उनकी मॉडलिंग की चर्चा मुंबई से दिल्ली तक हुई, क्योंकि वो दूसरी बार विधायक चुने गए थे। जब यह खबर अटल बिहारी वाजपेयी को मिली तो उन्होंने फडणवीस को दिल्ली बुलाया। सुनिए। देखते हुए माननीय राज्यपाल जी ने हमें आमंत्रित किया है सरकार बनाने के लिए। नई सरकार का शपथ विधि ये 5 तारीख को शाम को 5:30 बजे विश्व गौरव भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में संपन्न होगा। मुंबई के आजाद मैदान पर यह संपन्न होगा और इस शपथ विधि में तीनों पार्टी के नेता वहां पर रहेंगे। उसके बाद और किसका शपथ विधि होगा इसका फैसला हम शाम तक करेंगे। हमारी बैठकें हैं, उसके बाद हम शाम तक करेंगे। जैसा ही फैसला होगा वैसे आपको इत्तला दी जाएगी। कल मैं स्वयं माननीय हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के पास गया था और एकनाथ राव जी को मैंने ये निवेदन किया था कि हम सभी की इच्छा है कि इस सरकार में वे स्वयं हमारे साथ रहे। शिवसेना के भी विधायकों की इच्छा है और महायुति के भी विधायकों की इच्छा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो हमारे साथ रहेंगे। और पिछले 2.5 सालों में शिंदे जी के साथ माननीय अजीत दादा और मैं, हम तीनों ने मिलकर साथ में मिलकर सारे निर्णय किए हैं और आज भी हमारे लिए ये जो पद है, ये पद एक प्रकार से टेक्निकल बात है। हम तीनों मिलकर और साथ में हमारे जो साथी पक्ष है उनको साथ में लेकर तमाम निर्णय करेंगे और महाराष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का जो संकल्प हमने लिया है और विशेष रूप से महाराष्ट्र की जनता को जो वादे हमने किए हैं उन वादों को पूरा करने के लिए पूरी जी जान के साथ ये सरकार काम करेगी। मैं आज के इस मौके पर हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे जैसे एक कार्यकर्ता को लगातार नेतृत्व करने का अवसर दिया। साथ साथ
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी और हमारे गृह मंत्री अमित भाई शाह जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर महाराष्ट्र में जो हमारा साथ निभाते रहे हैं ऐसे केंद्रीय मंत्री माननीय रामदास जी आठवले, इनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। हमारी पार्टी के शीर्ष के नेता राजनाथ सिंह जी, नितिन गडकरी जी, तमाम शीर्षस्थ नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करता हूं और हम सब लोग मिलकर महाराष्ट्र को एक अच्छी सरकार देंगे। तो नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली के सांसद राहुल गांधी पर मानहानि के आरोप में एमपी एमएलए न्यायालय में चल रहे मुकदमे में बुधवार को सुनवाई नहीं हो पाई। राहुल गांधी के अधिवक्ता के अस्वस्थ होने पर हियरिंग टाल दी गई। मानहानि के आरोप में चल रहे मुकदमे में अब तक 16 दिसंबर को पेशी नियत की गई है और जिसमें परिवादी से जिरह होनी है। विशेष लोक अभियोजक वैभव पांडा ने बताया कि सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष भाजपा नेता विजय मिश्र ने राहुल पर 5 साल पहले एमपी एमएलए न्यायालय में परिवाद दायर किया था। उनका यह आरोप है कि 15 जुलाई 2018 को पार्टी कार्यकर्ता अनिरुद्ध शुक्ल और दिनेश कुमार ने अपने मोबाइल पर एक वीडियो क्लिप दिखाया था। उस समय 2 पार्टी कार्यकर्ता रामचंद्र दुबे और विनय कुमार भी बैठे थे। गांधी जी का मुकदमा एमपी एमएलए कोर्ट में लगा हुआ था। वादी मुकदमा विजय मिश्रा जो चेयरमैन थे पूर्व, उनसे जिरा होनी थी और वो माननीय न्यायालय में उपस्थित भी आए थे जिरा के लिए, परंतु विपक्षी के अधिवक्ता द्वारा इलनेस प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसको कंसीडर करते हुए माननीय न्यायालय ने 16-12 तारीख नियत किया है। 16-12 को वादी मुकदमा विजय मिश्रा से वहीं पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला किया गया। हालांकि हमले में वो बाल बाल बच गए। ये घटना अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के बाहर घटी, जहां सुखबीर बादल पहरेदार के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। बादल धार्मिक सजा काट रहे हैं और आज उनकी सजा का दूसरा दिन है। स्वर्ण मंदिर के प्रवेश द्वार पर शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल पर एक शख्स ने अचानक गोली चला दी। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया। जिस समय यह घटना घटी उस समय काफी लोग वहां पर मौजूद थे। फायरिंग की यह घटना सुबह हुई। एसजीपीसी प्रेसिडेंट हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि हम सिक्योरिटी के खामी की जांच कर रहे हैं। मैं तो अंदर बाबा गुरवाक सिंह के बुंगे सीगा, मैनू उत्थे टेलीफोन गया तो मैं तुरंत इत्थे नूं आया। पुलिस की तफ्तीश भी तो असीं अपने सोर्सां तो भी सारी पता करांगे, क्योंकि पुलिस मेरे ख्याल फड़ के लै गई आ, वो जो तफ्तीश दे विच आऊगा उस तो बाद आ। पर मैं कह सकदा गुरु रामदास पातशाह अंग संग आ सरदार सुखबीर सिंह बादल दे जेड़े अडोल हाले भी बैठे आ। सो गुरु साहब साक्षात तौर ते उत्ते मैं कहना सामने प्रत्यक्ष जेड़े आ वो होए आ। इस करके ये घटना जी किस ढंग ना हुई, हुण पुलिस सारी गांह दी गांह पुलिस की जी अलर्टनेस है और जी डिप्लॉयमेंट सी उहदे करके ये सारी जिहड़ा अटैक किया गया दी कोशिश की गई अटैक दी ओनू फाइल किया गया। साडे मुलाजम रिशपाल सिंह, जसबीर ते परमिंदर, ये 3 बंदियां ने बड़ा अलर्टनेस का सबूत दिता और ये जिहड़ी भी अटैम्प्ट सी ओनू फाइल किया गया। ये च नारायण सिंह चौड़ा जो कि पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड भी उन्हां दा काफ़ी और उन्होंने गिरफ्तारी की गई है, पर्चा दर्ज किया गया और पुख्ता इंतजाम सिगे सर सुखबीर सिंह बादल की सिक्योरिटी दे। जे आप गल करिए तो एक AIG लैवल के बंदे इंचार्ज ने जो कि SSP रैंक है, 2 SPs 2 DSPs और पौने 200 के करीब सिविल डिप्लॉयमेंट साडी इस कॉम्पलैक्स दे विच है। क्योंकि तुहानूं पता है कि इत्थे असीं फ्रिस्किंग वगैरह संगत ही नहीं कर सकते धार्मिक भावनावां करके, उहदे बावजूद ही बड़ा फूल प्रूफ अरेंजमेंट सीगे और जदों ही नोटिस किया गया पुलिस ने एक्ट किया और साडे मुलाजमां ने सारी जिहड़ी घटना नूं बचाया। मुलाजमां दी अलर्टनेस ड्यूटी भी है साडी और मैं इस गल दी उन्हां दी शाबाश भी दिंदा कि बड़ा जो उन्हां नूं ड्यूटी दित्ती गई सी और वैल ब्रीफ्ड सीगी सारी फोर्स। तो खबर दिन भर में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।